What is cosmological argument for the existence of God? So, as we know, there are several arguments for existence of God, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि cosmological argument क्या है. Another argument that strives to prove the existence of God is the so-called cosmological argument. ये हम लोग this argument strives to proceed from the fact of the existence of the world. यहाँ पे हम लोग को पता चलता है, मतलब ये हम लोग एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है उसके बेसिस पे देखते हैं बेसिकली. जैसे यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पर जो क्रिएटर है वो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंट है. ये कॉस्मोलॉजिकल एक्चुअली एरिस्टोटल के फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंकिंग एरिस्टोटल के अंदर आई थी, जिसको फिर बाद में जो एरिस्टोटल के ही एक स्टूडेंट हुआ करते थे संत थॉमस एक्विनस, उनके फॉलोअर, उन्होंने इन्हें प्रेजेंट किया. तो ये बेसिकली क्या है, इसका फर्स्ट वे है कि फ्रॉम मोशन, लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट पे कहते हैं एवरीथिंग दैट मूव्स इज मूव्ड बाय समथिंग. मतलब कोई भी चीज अगर मूव्ड हो रहा है तो वो किसी के द्वारा मूव किया जा रहा है. that mover is in turn moved by something else. तो जो मूव कर रहा है वो किसी और चीज के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है. बट दिस चेन ऑफ मूवर्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट और मूवमेंट वुड नॉट हैव स्टेटेड इन द फर्स्ट प्लेस. लेकिन जो एक चीज अगर कोई मूव कर रहा है तो वो किसी के कारण मूव कर रहा है, अगर वो किसी के कारण मूव कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण हो. तो इस तरह अगर हम लोग देखते जाएंगे तो एक इनफाइनाइट टर्म्स में आ जाएंगे. तो इसलिए वे कहते हैं कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अनमूवेबल मूवर. मतलब यहाँ कोई ना कोई ऐसे मूवर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि खुद मूव नहीं हो रहे पर दूसरे को मूव जरूर कर रहे हैं, जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं. ये होता है हमारा पहला, जिसे हम फ्रॉम मोशन निकालते हैं. अब हम बात करते हैं सेकंड वे, तो फ्रॉम द नेचर ऑफ द इफिशिएंट कॉज. ठीक है, मतलब किसी भी चीज के पीछे उसका कोई कॉज है, किसी भी इफेक्ट के पीछे उसका कॉज है. जैसे अब इसमें हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, एवरीथिंग हैज अ कॉज. हर चीज के पीछे एक कॉज होता है. एवरी कॉज इटसेल्फ हैज अ कॉज. जैसे भी हम लोग मोशन में देखें कि अगर कोई भी मूवर है उसके पीछे कोई उसको मूव करा रहा है, तो इस तरह अगर यहाँ पर कोई इफेक्ट दिख रहा है तो उसके पीछे कोई कॉज होगा, और जो वो कॉज होगा वो भी किसी न किसी कॉज का ही इफेक्ट होगा. तो अगर इस तरह हम लोग देखते जाए तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉजेज आ जा रहे हैं. तो यहाँ भी कहते हैं कि देयरफॉर देयर मस्ट बी एन अनकॉज्ड कॉज. यहाँ पे भी कोई अनकॉज्ड कॉज होगा जो कि एक्चुअली बाकी चीज को जो खुद तो कॉज है, जो खुद तो इफेक्ट नहीं है, सिर्फ कॉज है, पर बाकी इफेक्ट्स को वो प्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब वो खुद कॉज बन रहे हैं दूसरे इफेक्ट्स का. और ये जो अनकॉज्ड कॉज है उसी को हम लोग गॉड बाई द वी अंडरस्टैंड इट बाई गॉड. अब थर्ड आते हैं हम लोग, फ्रॉम पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी. मतलब जो वॉट एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिविजुअल थिंग्स कम इन टू एग्जिस्टेंस एंड लेटर सीज टू एग्जिस्टेंस. कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करता है वो एक टाइम ऐसा आता है कि बाद में उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. therefore at one time none of them were in exist. तो वो कहते हैं कोई भी चीज फॉर एवर नहीं रहता है, आता है, एग्जिस्ट करता है, फिर वो खत्म हो जाता है. तो यहाँ पे भी तो एक ऐसा टाइम आया होगा जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो बट समथिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. मतलब कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में तभी आ सकता है जब उसके पीछे का कोई कॉज होगा, ठीक है. तो बट समथिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग. नथिंग कैन नॉट बी nothing cannot be taken, or we can say nothing cannot be exert out of something cannot be exert out of nothing. तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि अगर समथिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस तो इट विल बी अ रिजल्ट ऑफ समथिंग ना. अगर कुछ रिजल्ट है तो वो भी तो कुछ का रिजल्ट होगा. ऐसा तो नहीं कि नथिंग से हम लोग समथिंग क्रिएट कर सकते हैं. So, not all things can be only possible. There must be one that is of itself, and that is जिसे हम गॉड के थ्रू समझते हैं कि वे गॉड ही है जो कि फॉरएवर एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं से हम लोग को समथिंग मिला है.
अब हम लोग आते हैं कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, जो कि एक कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का ही पार्ट है, और इसको एक बोल सकते हैं हम लोग कि ये मुस्लिम फिलोसफर्स के द्वारा किया गया। यहाँ पर जो वर्ड है कलाम, ये देखिए, यहाँ पर जो वर्ड है कलाम, उससे हम लोग को समझना है the word the it is an Arabic term that literally means argue or discuss. Here kalam refers to the word which means argue or to discuss. So now we can say कि कलाम के जो कलाम जब आए थे, कलाम cosmological, everything that begin to existence has a cause of its existence, causal principle. Now we can say the universe began to exist. किसी भी चीज को एग्जिस्ट करने के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है, फिर उसका कोई ना कोई टाइम रहता है और मैटर रहता है, तीन चीजें जरूरी होती है। और इसको हम लोग दो थ्योरी के थ्रू देख सकते हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है कि यूनिवर्स हैज अ कॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो एज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स स्पेस टाइम एंड मैटर, द कॉज मस्ट बी आउटसाइड ऑफ स्पेस टाइम एंड मैटर। तो मतलब जैसा कि हम लोग को पता है कि यूनिवर्सल में कोई भी चीज जब एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम लोग को स्पेस टाइम और मैटर चाहिए होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ये कहते हैं कि जो भी कॉज है वो क्या होगा, स्पेस टाइम और मैटर से परे होगा, आउटसाइड होगा, इसीलिए वो स्पेसलेस होगा, टाइमलेस होगा और इमटेरियल होगा। Moreover, the cause must be a personal agent. Otherwise, there would be no justification for an impersonal cause to be able to produce the universe at any point in time. मतलब आ, कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए स्पेस टाइम एंड मैटर चाहिए होता है, लेकिन उसका कॉज जो है जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जब कॉज की बात करते हैं तो वो कभी ना कभी ऐसा है कि वो स्पेसलेस हो जाएगा, टाइमलेस हो जाएगा और इमटेरियल होगा। तो अगर ऐसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड की ही कैरेक्टर हो सकती है, जो कि स्पेसलेस, टाइमलेस और इमटेरियल हो, बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर एंड इट इज इमटेरियल। So, the first premise of this argument is the claim that everything that begins to existence has a cause for its existence. कोई भी चीज जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके एग्जिस्टेंस के पीछे एक कॉज होगा, ठीक। In order to infer from this that the universe has a cause of its existence, हम लोग को अगर कंक्लूजन निकालना है कि यूनिवर्स के पास एग्जिस्टेंस का कॉज है, तो हम लोग कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट यहाँ पे देखेंगे कि प्रूव करता है कि द पास्ट इज फाइनाइट। जो हमारा पास्ट है वो तो फाइनाइट है। यूनिवर्स बिगिंस टू एग्जिस्टेंस एज अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ठीक। मतलब यूनिवर्स एक ऐसा टाइम भी था जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो फिर यूनिवर्स उसके बाद बिगिन एग्जिस्ट होना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जब वो एग्जिस्ट होना स्टार्ट किया तो हम लोग को कैसे पता चला कि यूनिवर्स जो है उसका एग्जिस्टेंस का अभी बिगनिंग है, मे बी कि इन्फिनाइट से चल रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग को द प्रोपोनेंट ऑफ कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट मस्ट शो दैट दिस कैन नॉट बी द केस if their argument is to be successful, which they have tried to by demonstrating the contradictory nature of infinite regress in time and on the basis of certain scientific principles and discoveries. तो बेसिकली इनका कहना है कि जब यूनिवर्स जो है सो एग्जिस्ट करता था पास्ट में, एक ऐसा भी टाइम था जब पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था और वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और डिस्कवरी के थ्रू पता चला कि इनफाइनाइट टाइम नहीं था, जब एक ऐसा भी टाइम था जब एग्जिस्ट नहीं करता था यूनिवर्स, और फिर ये इन द पास्ट एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से यूनिवर्स एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया था।